नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के 7वें अध्याय सत्ता की अवधारणा में से सत्ता पालन के आधार और उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। सत्ता के प्रसंग में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। सत्ता की प्रकृति के संबंध में प्रमुख रूप से प्रतिपादित दो सिद्धांतों, औपचारिक सत्ता सिद्धांत और स्वीकृत सिद्धांत में इस प्रश्न की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त मैक्स वेबर, मैरी पार्कर फोलेट और चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा भी इस संबंध में विचार व्यक्त किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में साइमन के विचार अधिक महत्वपूर्ण हैं। साइमन ने सत्ता पालन के प्रमुख रूप से 4 आधार बताए हैं, जो इस प्रकार हैं: विश्वास, नंबर 1, 2 एकरूपता, नंबर 3 दबाव, चौथा है वैधानिकता। नंबर 1 विश्वास। विश्वास सत्ता के पालन का संभवतया सबसे प्रमुख आधार है। अधीनस्थ सत्ताधारी के प्रति विश्वास के कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। इसी कारण सत्ताधारी के प्रति अधीनस्थों का विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेशों का पालन उतना ही सरल और स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन जब विश्वास की स्थिति को आघात पहुंचता है तो सत्ताधारी के लिए आदेशों का पालन करवाना उतना ही कठिन हो जाता है और आदेशों का पालन करवाने के लिए दबाव की शक्ति का सहारा लेना होता है। नंबर 2 एकरूपता। यह मानव स्वभाव की है उन लोगों के परामर्श, सुझाव और आदेशों को अधिक महत्व देता है जो उसके साथ विचारों और आदर्शों की एकरूपता रखते हैं। सत्ता पालन के प्रसंग में एक रूपता के महत्व को स्वीकार करते हुए ही राज व्यवस्थाएं उदारवाद, साम्यवाद या फांसीवाद में से अपने अनुकूल किसी विचारधारा का प्रतिपादन करती हैं या तथा राजनीतिक नेतृत्व अधीनस्थों एवं सामान्य नागरिकों को अपने अनुकूल ढालने का प्रयत्न करता है। नंबर 3 दबाव। अनेक बार दबाव और बाध्यकारी शक्ति सत्ता पालन के आधार के रूप में काम करते हैं। प्रत्येक संगठन और प्रत्येक राज व्यवस्था में संख्या में ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर विश्वास या एकरूपता का प्रभाव कम पड़ता है और जो दमन और दबाव की भाषा ही समझते हैं। सत्ताधारी का प्रयत्न यह होना चाहिए कि सत्ता पालन के प्रमुख आधार के रूप में दबाव को अपनाने की आवश्यकता न पड़े। इस दृष्टि से आवश्यक है कि सत्ताधारी के आदेशों का औचित्य स्वतः स्पष्ट हो। चौथी बात है वैधानिकता। प्रत्येक संगठन में एक पद सोपानात्मक व्यवस्था होती है और इस पद सोपान में सत्ताधारी को उच्च स्थिति प्राप्त होने के कारण सत्ता और सत्ताधारी के आदेशों को वैधता प्राप्त हो जाती है। साइमन के मत में सत्ता को इस मान्यता के कारण स्वीकार किया जाता है कि उच्च प्राधिकारी के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए। वैधानिकता का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि जब कभी सत्ता के प्रसंग में वैधता का संकट खड़ा हो जाता है तब सत्ता की प्रभावशीलता को गहरा आघात पहुंचता है। वस्तुतः ये सभी तत्व सत्ता पालन के मिले जुले आधार के रूप में काम करते हैं। कभी विश्वास प्रमुख आधार बन जाता है तो कभी दबाव। व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रतीक और प्रमाण यह होता है कि विश्वास सत्ता पालन का प्रमुख आधार हो और दबाव इस प्रसंग में गौण तत्व बना रहे। सत्ता की सीमाएं। सत्ता के बिना व्यवस्थित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन सभ्य और सुसंस्कृत समाज सत्ता की कुछ सीमाएं निर्धारित कर देता है जिनका पालन किया जाना नितांत आवश्यक होता है।
सत्ता की सीमाओं का मतलब है सत्ता के प्रयोग और परिचालन पर प्रतिबंध, जिससे सत्ता का मनमाना प्रयोग न किया जा सके। सत्ता को संवैधानिक कानूनों एवं राजनीतिक परिस्थितियों में रहकर काम करना होता है तथा वह संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं और नैतिक अवधारणाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। सत्ता की ये सीमाएं प्राकृतिक, नैतिक, उद्देश्यगत, आंतरिक, बाहरी या प्रक्रिया संबंधी भी हो सकती हैं। सत्ता की सीमाओं का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है। नंबर 1, प्राकृतिक सीमा। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख हो अथवा न हो, किसी भी राज व्यवस्था को यह अधिकार नहीं हो सकता कि वह नागरिकों को उनके जीवन, सामान्य स्वतंत्रताओं और सीमित संपत्ति से भी वंचित कर दे। यह सत्ता की प्रथम प्राकृतिक और अनिवार्य सीमा है और इस सीमा का उल्लंघन करने वाली सत्ता का पतन निश्चित है। दूसरी बात है नैतिक और धार्मिक विश्वास। नैतिकता और धार्मिक विश्वास भी सत्ता की अनिवार्य सीमा है। जब कोई सत्ता नैतिकता और धार्मिक विश्वासों के प्रतिकूल आदेश देती है तब उसका पालन करवाना बहुत अधिक कठिन हो जाता है। तीसरी बात है संस्कृति। संस्कृति लोगों के उस जीवन ढंग का नाम है जो अपने आप को कला, साहित्य, धर्म, फैशन, संगीत और आचार विचार के रूप में प्रकट करती है। सत्ता को संस्कृति या समाज के सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं हो सकता और न ही संस्कृति के क्षेत्र में उसके द्वारा कुछ किया जा सकता है। चौथा है संविधान, नियम और उपनियम। संविधान राज सत्ता का अंतिम स्रोत होता है, अतः सर्वोच्च सत्ता के लिए भी संविधान के प्रावधानों का पालन आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यवस्था कुशल कार्य संचालन के लिए नियम उपनियम बना लेती है। ये नियम उपनियम भी सत्ता की सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। पांचवी बात है आर्थिक सीमाएं। प्रत्येक राजव्यवस्था के आर्थिक साधन और आर्थिक क्षमताएं सीमित होती हैं, अतः यह आर्थिक साधन और क्षमताएं सत्ता को सीमित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। छठी बात है अधीनस्थों की क्षमताएं और अधीनस्थों द्वारा निर्मित संघ। कोई भी सत्ता अपने निर्णयों को लागू करने और आदेश मनवाने का काम अधीनस्थों के माध्यम से करती है, अतः अधीनस्थों की क्षमता की सीमाएं सत्ता की सीमा निर्धारित कर देती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवस्थाओं में प्राय उनमें काम करने वाले कर्मचारी अपने निजी हितों की वृद्धि के लिए संघ आदि बनाकर सामूहिक सौदेबाजी करते हैं। यह स्थिति भी सत्ता पर अवरोध लगा देती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आंशिक मान्यता ने भी सत्ता पर सीमाएं लगा दी हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन साथ ही यह सत्य है कि सत्ता द्वारा मनमाने तौर पर इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। इन सब के अतिरिक्त भी सत्ता की कुछ सीमाएं हैं। प्रत्येक राजव्यवस्था के कुछ निर्धारित और उद्घोषित लक्ष्य होते हैं तथा सत्ता इन लक्ष्यों एवं आदर्शों का उल्लंघन नहीं कर सकती। सत्ता की कुछ तकनीकी सीमाएं और कुछ मनोवैज्ञानिक सीमाएं भी होती हैं। राजनीतिक चिंतन की सार्थकता सत्ता को सामर्थ्य प्रदान करने तथा साथ ही साथ उस पर सीमाएं लगाने में है। इससे सत्ता की जनहितकारिणी स्थिति बनी रही। धन्यवाद।